स्टूडेंट्स, आज हम वेटनरी साइंस के कुछ मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा का वह विषय जो कानून के पहलुओं से संबंधित है। यह विषय पशु चिकित्सा व्यवसाय को कानून के अदालतों के संपर्क में लाता है। विषय की पहचान करिए। देखिए, एक सब्जेक्ट है वेटनरी ज्यूरिस्प्रूडेंस। वेटनरी ज्यूरिस्प्रूडेंस में ज्यूरिस का मतलब होता है लाज। ज्यूरिस का मतलब होता है लाज, मीन्स नियम अथवा कानून। और प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी और नॉलेज, मीन्स ज्ञान की, नियमों का ज्ञान। तो यहाँ पर पशु चिकित्सा संबंधी जो वेटनरी लीगल केसेज या वेट्रो लीगल केसेज होते हैं, उन सभी का अध्ययन वेटनरी ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया जाता है। जितने भी पशु चिकित्सा संबंधी कानून बने हुए हैं, जैसे ग्लेंडर्स एंड फार्सी एक्ट है, एनिमल बर्थ कंट्रोल, या फिर एनिमल क्रूएल्टी एक्ट 1960 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972। इस प्रकार के जितने भी कानून हैं, उन सभी के बारे में ये सब्जेक्ट हमें बताता है। किसी पशु के साथ कोई आचरण, गलत आचरण तो नहीं हो रहा, उसके लिए विभिन्न प्रकार की धाराएं, कानून बने हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ें। जॉर्जिया वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए लगाई जाती है? तो जॉर्जिया वैक्सीन लगाई जाती है गंबोरो डिजीज के लिए। लेकिन इसी गंबोरो डिजीज को आईबीडी कहते हैं, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, आईबीडी। बिरना वायरस से होने वाली बीमारी है और इसी को इन्फेक्शियस एवियन नेफ्रोसिस कहते हैं। तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी। जॉर्जिया वैक्सीन ऑल अबो हो गया, मीन्स इन सभी के बचाव के लिए, और सभी का मतलब एक ही बीमारी है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। एक बार ये क्वेश्चन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती में भी आया हुआ है, और एक बार ये कृषि पर्यवेक्षक जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होता है, उसमें भी ये आया हुआ है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है, ये CLR क्या होता है। तो CLR का मतलब होता है करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग। करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग। और देखिए, यहाँ पर लैक्टोमीटर है, तो लैक्टोमीटर का आपको पता है, लैक्टोमीटर एक यंत्र होता है, एक उपकरण होता है जिससे दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हैं। लेकिन डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं देता है वो। ये लैक्टोमीटर का जो पाठ्यांक है CLR देता है। यहाँ पर लैक्टोमीटर, ये इसको हम हाइड्रोमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दूध में मिलावट, पानी की मिलावट की मात्रा को याद करता है या दूध में पानी की मिलावट को दर्शाता है। चूंकि जब दूध में पानी की मिलावट की जाती है तो दूध का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या फिर आपेक्षिक घनत्व है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है, वो उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो यहाँ पर फॉर्मूला है
CLR अपॉन 1000 प्लस 1, ये फॉर्मूला है करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग बटा 1000 प्लस 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हुआ, तो यहाँ पर CLR का मान हो गया 28 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 1 मीन्स यहाँ पर 0.028 प्लस 1 मीन्स 1.028, ये आंसर हो गया। तो हमको CLR दे दे, हम निकाल सकते हैं क्या, लैक्टोमीटर का जो दूध का विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम आपेक्षिक घनत्व भी कह सकते हैं। और देखिए आपेक्षिक घनत्व चेंज हो जाता है जब दूध में पानी मिला दिया जाता है। जैसे हम गाय के दूध की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपेक्षिक घनत्व देखें तो 1.028 से 1.030 होती है। और अगर भैंस के दूध के स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें 1.030 से 1.032 होती है। लेकिन एक केस में जब दूध में से फैट को निकाल लिया जाता है और स्किम मिल्क बनाया जाता है, तो हम स्किम मिल्क में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ जाती है घटने के बजाय। क्या, तो स्किम मिल्क की बढ़ क्यों जाती है, इसका कारण देखिए। बढ़ने का जो रीजन है, चूंकि वसा होती है दूध में और दूध वसा का जल में पायस है, मीन्स दूध में 6-7%, 5 से लेके 7, 5 से 8 इस तरह से परसेंटेज में वसा होती है, फैट होती है। और हमें पता है फैट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, मीन्स पानी से कम होती है। पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml, और ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हम देखें तो 1 लीटर पानी में 1 किलो वजन होता है। यानी पानी में ग्राम और लीटर का चक्कर नहीं होता। अगर मान लीजिए 4 डिग्री टेम्परेचर है तो 1 ग्राम में 1 लीटर होगा, अथवा 1 लीटर में 1 ग्राम में 1 ml वजन, 1 ml आयतन में 1 ग्राम वजन, अथवा 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम वजन होता है। तो यहां पर फैट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, इस फैट को हटा दिया गया तो ऑटोमेटिक उसमें मिनरल्स रह गए, उसमें ऐसी भारी चीजें रह गई, इस वजह से स्किम मिल्क का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। गाय द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की संख्या की गणना किस उपकरण से की जाती है? तो दिए गए ऑप्शंस में टोनोमीटर जो है ये काम में नहीं आएगा, स्फिग्मोमेनोमीटर काम में नहीं आएगा, पीडोमीटर काम आएगा। पेडो मतलब होता है पैर, इसका आंसर तो हो गया पेडोमीटर। अब हम बाकी वालों को देख लें तो यहाँ पर टोनोमीटर है, तो टोनोमीटर क्या करता है, टोनिसिटी मेजरमेंट करता है। और टोनिसिटी जो आंख का प्रेशर होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर, उसको मेजर करने में काम आती है। तो ये आंख में जो तरल पदार्थ भरा होता है उसका मेजरमेंट करने के काम आता है टोनोमीटर, टोनिसिटी मेजर करने के लिए, या इंट्राओक्यूलर प्रेशर मेजर करने के, इंट्राओक्यूलर प्रेशर। तो आंख के अंदर यदि आंख में जो द्रव भरा रहता है उसका दबाव ज्यादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं ग्लूकोमा रोग, ग्लूकोमा। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा। अगला है स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर ये क्या काम आता है, ये बीपी नापने के काम आता है, ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब मापने के काम आता है। इसके बाद इसके बारे में हमने जान ही लिया। नेफ्लोमीटर क्या है,
नेफ्लोमीटर जो एक उपकरण है वो टर्बिडिटी मेजर करने के काम आता है। टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन। धुंधलापन, किसी भी तरल में कितना धुंधलापन है, टर्बिडिटी है, उसे मेजर करने के लिए नेफ्लोमीटर। और देखिए नेफ्लोमीटर का दूसरा सेंस है यहाँ, यह उपकरण टर्बिडिटी मेजर करता है। इसका उपयोग सीमन में शुक्राणुओं के घनत्व को मेजर करने में भी किया जाता है। सीमन का, जैसे मान लीजिए ये सीमन है, सीमन में जितनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी उतना ही ज्यादा स्पर्म का काउंट होगा। तो नेफ्लोमीटर से हम स्पर्म का मेजरमेंट भी करते हैं कि स्पर्म का कितना घनत्व है, यानी शुक्राणु घनत्व। शुक्राणु घनत्व, शुक्राणु घनत्व की बात करें तो पालतू पशुओं में सबसे ज्यादा शुक्राणु घनत्व होता है रैम का या मेंढे का। यानी 1 मिलीलीटर सीमन एक इजैकुलेशन में वो त्यागता है, जिसमें 3000 मिलियन स्पर्म होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, डोका। देखिए डोका क्या है, डोका, और ये डोका किस जानवर में होता है? डोका प्रदर्शित करने वाला जानवर है भैंस, बफेलो। तो इसमें सबसे पहले आंसर हम लगा लेते हैं, डोका किस जानवर का है? तो ये डोका क्या होता है? ये हिंदी शब्द है डोका, इसको डोकलना भी कहते हैं, डोकलना भी कहते हैं। और इसका मतलब है टेक्निकली जो अर्थ है, टेम्परेरी एंगोर्गमेंट ऑफ टीथ। टेम्परेरी एंगोर्गमेंट ऑफ टीथ यानी थनों का अस्थायी रूप से फूल जाना। और ये किस में देखने को मिलता है? भैंस में। और कब देखने को मिलता है? जब भैंस हीट में होती है या एस्ट्रस में होती है। भैंस की एस्ट्रस की कंडीशन में ये टीईटी देखने को मिलता है, टेम्परेरी एंगोर्गमेंट ऑफ टीथ्स, थनों का स्थायी रूप से फूलना, जो कि हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है। और इस कंडीशन में पशु में दूध के प्रोडक्शन में भी गिरावट आ जाती है, मिल्क प्रोडक्शन में भी गिरावट आ जाती है। क्योंकि भैंस के बारे में हम जानते हैं, भैंस साइलेंट हीट प्रदर्शित करने वाला जानवर है, यानी तेजी से या फिर ज्यादा मूवमेंट बॉडी की नहीं करता, ज्यादा बेलोइंग नहीं करती जो भैंस है, ज्यादा आवाज नहीं उत्पन्न करती। तो इसलिए भैंस में साइलेंट हीट पाई जाती है, और ये डोका भी भैंस में पाया जाता है। और अगर हम डोका के बाद अगला क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन सा तत्व घाव भरने में सहायक है? तो देखिए दिए गए तत्वों में से घाव भरने में सहायक है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी संस्कृति को दूसरों से बेहतर मानने की मनुष्य की प्रवृत्ति को कहा जाता है। अपनी कल्चर को औरों से बेटर मानना, ये एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो गया, सोशल साइंस का बिंदु हो गया, सोशल साइंस यानी सामाजिक विषय हो गया ये। तो देखिए मनुष्य में एक प्रवृत्ति रही है कि अपने कल्चर को वो औरों से बेहतर समझना या औरों से बेहतर मानना। इसको कहते हैं एक तरह से जातिवाद या फिर वर्णवाद, इसी को कहते हैं, इसी का विकृत रूप है। तो देखिए इसको बोलते हैं एथेनोसेंट्रिज्म। एथेनोसेंट्रिज्म, बेहतर मानने की जो प्रवृत्ति है ये कहलाता है एथेनोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट है 45 से 55%, 45 to 55 मॉइस्चर वाले साइलेज को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हेलेज। हेलेज, देखिए हे के अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो 15 से 20% होता है। हाँ 15 से अगर कम रहता है तो उसे बेहतर हे कह सकते हैं हम, क्योंकि हे को सूर्य की धूप में ड्राई किया जाता है, और
यदि अच्छे से ड्राई हो गया तो वो अच्छी गुणवत्ता का है होगा, क्योंकि उसमें पानी की कमी के कारण वो खराब नहीं होगा, उसमें बैक्टीरिया और फंगस की वृद्धि नहीं हो पाएगी। दूसरी बात करें हम साइलेज की, तो साइलेज को कहते हैं हम हरे चारे का अचार, और साइलेज को बनाया जाता है जो फसल है, जो रसीले तने वाली, मोटे तने वाली फसल है, उसको अवायवीय परिस्थितियों में, एनारोबिक कंडीशंस में का फर्मेंटेशन करवा करके इसे बनाया जाता है। कभी कभी साइलेज बनाने के लिए मोलासेज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जैसे सबसे अच्छी साइलेज के लिए जो फसल होती है वो मक्का होती है। हे के लिए सबसे अच्छी नॉन लेग्यूम फसल की बात करें तो वो जई होती है। हे के लिए सबसे अच्छी लेग्यूम की बात करें तो वो रीन्स का होता है। तो साइलेज वैसे रसीले तने वाली फसलों से बनाया जाता है। रसीले मोटे तने जिनमें कार्बोहाइड्रेट या घुलनशील शर्करा ज्यादा हो। तो साइलेज में जो जल की मात्रा होती है, क्योंकि हरे चारे से बनाया जाता है, अतः ये रेंज होती है साइलेज की। अब यहाँ पर 45 से 55 की बात हो रही है, तो ना तो ये हे है और ना ये साइलेज है, दोनों के बीच की अवस्था है। तो वैसे भी हम नाम में भी देखिए, अगर हम गौर करें तो दोनों का मिश्रण हो रहा है। हे प्लस साइलेज इज इक्वल टू हे लेज। तो ये कोई अच्छी क्वालिटी का साइलेज नहीं होता है, तो यहां पर नमी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन उपस्थित होती है। बिल्कुल सही है, ये अंडा है, अंडे में ये पीतक है, और यहां पर ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। ये व्हाइट व्हाइट है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। आगे बात करते हैं कि हम यूं कहें कि अंडे में प्रोटीन की गुणवत्ता की मात्रा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करेंगे। तो देखिए यहां पर जो आंसर आएगा हॉज यूनिट। हॉज यूनिट क्यों आएगा हॉज यूनिट? कि अंडे में जो एल्ब्यूमिन का कंटेंट है, यहां से लेकर के यहां तक एल्ब्यूमिन है, जिसको हम एग वाइट बोलते हैं, एग वाइट। और इस एग वाइट की हाइट को मेजर करके हम अंडे की गुणवत्ता या इसकी प्रोटीन की गुणवत्ता बता सकते हैं, और उसको मेजर किया जाता है हॉज यूनिट में। तो हॉज यूनिट का मतलब हमने क्या समझा, अंडे के की सफेदी, अंडे की सफेदी है जिसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। अब देखिए एल्ब्यूमिन भी दो प्रकार का होता है, अगर हम इसे गौर करें तो बाहर वाला एल्ब्यूमिन और अंदर वाला एल्ब्यूमिन थोड़ा सा अलग होते हैं, थिक और थिन। तो अंडे की सफेदी या एल्ब्यूमिन की ऊंचाई, देखिए यहां पर एल्ब्यूमिन की मोटाई या ऊंचाई ज्ञात करके, अब इससे प्रोटीन की गुणवत्ता अथवा अंडे की गुणवत्ता हम इससे माप सकते हैं, अंडे की क्वालिटी। तो इसको बोलते हैं हॉज यूनिट। बाकी देखिए ये ईएसआई है, एक्सेप इंडेक्स है। एक्सेप इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रजाति के अंडों को आइडेंटिफाई करने में, अथवा मेल फीमेल सेक्सिंग में, दो तरह से काम में लिया जाता है। ईएसआई ईएसआई होता क्या है, बेसिकली अंडे का जो शेप होता है इस तरह से होता है। अब इसमें दोनों डाया का कंपैरिजन कर लिया जाता है। एक तो ये इसकी चौड़ाई, और ये थोड़ा सा लंबा ज्यादा होता है चौड़ाई से, तो इन दोनों का कंपैरिजन या इनका अनुपात कहलाता है एग शेप इंडेक्स। ईएसआई का उपयोग किस में किया जाता है, सेक्सिंग में। एक तो किया जाता है सेक्सिंग में, दूसरा विभिन्न प्रजातियों के जो अंडे होते हैं उनके एग शेप इंडेक्स अलग अलग होते हैं, जिससे उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, यानी एग आइडेंटिफिकेशन। और ये ब्राइन फ्लोटेशन टेक्निक क्या है, इससे अंडे की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है कि अंडा खराब तो नहीं है। अंडे को पानी में, नमक के पानी में डुबोया जाता है, जिससे यदि अंडा नीचे डूब जाता है तो वो सही है, और यदि अंडा ऊपर तैरता है तो इसका मतलब है अंडे में खराबी है।
इनक्यूबेटर आपको पता है ये उपकरण होता है इंक्यूबेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हॉज यूनिट। नेक्स्ट है जेब्रा और डंकी का क्रॉस है। जेब्रा जो धारीदार गधा होता है इक्विडी फैमिली का ही सदस्य है, और डंकी मीन्स गधा, इससे बना जोंकी। तो जोंकी जेब्रा क्रॉस डंकी। तो सबसे पहली बात है ये सभी स्पेसीज हाइब्रिडाइजेशन के प्रजातीय संकरण के उदाहरण है। देखिए मैं अन्य उदाहरण भी आपको बताऊं, जैसे पीनू है, पीनू है ये याक और कैटल से बनता है, कैटल और याक के क्रॉस से। यहाँ पर जो पहले हम नाम ले रहे हैं वो मेल होता है और बाद वाला फीमेल होता है। तो प्रजातीय संकरण के उदाहरण है, इनकी जो संतति होती है प्रजातीय संकरण की वो बंद होती है, वो स्टेराइल होती है। जैसे खच्चर बनता है, इसके भाई बंद है खच्चर है, या फिर हिन्नी है, या फिर टाइगोन है, टाइगर और लॉइन से टाइगोन, या फिर लाइगर है, लॉइन और टाइगर से लाइगर, या फिर पीनू है, इसके अलावा कैटेलो है, इसके अलावा येटल है, और कामा है। कामा मीन्स कैमल और लामा से। तो ऐसी प्रजातियां जो आपस में निकट संबंधी होती है, उन निकट संबंधी प्रजातियों के बीच संकरण कराया जाता है, उसको बोलते हैं प्रजातीय संकरण। और प्रजातीय संकरण से जो प्राप्त संतति होती है उस संतति में गुणसूत्र विषम होते हैं, और गुणसूत्र विषम होने के कारण इनमें समसूत्री विभाजन नहीं हो सॉरी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो पाता। जैसे विषम संख्या में, जैसे खच्चर में 63 गुणसूत्र है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर के और आधे आधे गुणसूत्र नहीं हो पाते। इस वजह से ये प्रजातीय संकरण की सारी जो संततियां होती हैं वो कैसी होती है, स्टेराइल। दे कांट रिप्रोड्यूस, उनमें शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया नहीं हो पाती। तो ये जोंकी भी इसी प्रकार का है, जोंकी भी बंद है, स्टेराइल है, जो कि इन दोनों प्रजातियों के क्रॉस से बना है। अब प्रजातियां कौन सी होती है, जो निकट संबंधी होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गाय की नस्ल जिसकी उम्र 11 वर्ष है तो उसकी सींग में वलयों की संख्या होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पशु की उम्र ज्ञात करने का सूत्र होता है पशु की उम्र n+2। यहां पर n क्या है, n है सींग में बलियों की संख्या। हॉर्न में जो रिंग्स बनती है, जैसे ये पशु का हॉर्न है, इसमें ग्रोथ में फर्क आने के कारण, क्योंकि साल भर ग्रोथ एक जैसी नहीं रहती, मौसम का भी और पोषण का भी फर्क पड़ता है। सींग की वृद्धि पर किस किस का फर्क पड़ता है, मौसम और पोषण। पशु का पोषण और एनवायरमेंट या मौसम का फर्क पड़ता है। तो इस तरह से जो वृद्धि में फर्क आ जाता है उससे एनुअल रिंग्स बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पेड़ पौधों जो द्विबीजपत्री या डाइकोटिलिडन्स पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनको उनके तने को काटा जाता है तो उसमें भी इस तरह से रिंग्स बन जाती है, जिनको बोलते हैं वार्षिक वलय या एनुअल रिंग। इस तरह की एनुअल रिंग्स बन जाती है। अब यहाँ पर हम सींग की वलय की बात कर रहे हैं, तो सींग में एन, यहां इस सूत्र में एन क्या है, सींग में वलियों की संख्या, सींग में वलियों की संख्या, द नंबर ऑफ रिंग्स इन द हॉर्न। और अब देखिए क्या है, यहां एज निकालनी है हमको, तो एज हो गई एन का मतलब, हाँ 11 वर्ष है तो सींग में वलियों की संख्या पूछिए। अब यहां पर वलियों की संख्या निकालनी है, तो देखिए ये सूत्र वैसे हो जाएगा, चेंज वलियों की संख्या, तो उम्र -2, यानी जैसे इधर ले आए तो ये पक्षांतरण करने पर इसको उम्र में से 2 घटाना है। तो उम्र होगी 11 - 2, वलयों की संख्या होगी 9। तो आंसर हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि पहली जो वलय बनती है सींग में वो तीसरे वर्ष बनती है, 2 वर्ष तक कोई वलय नहीं बनती।
तो यहाँ पर हमने लिखा सींग में प्रथम वलय, पहली रिंग तीसरे वर्ष बनती है, तीसरे वर्ष बनती है। तो ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रसार शिक्षण एक्सटेंशन एजुकेशन की शिक्षण विधि का प्रकार नहीं है। तो देखिए व्यक्तिगत बिल्कुल इंडिविजुअल मेथड से पढ़ाते हैं, जैसे फार्म विजिट है ये व्यक्तिगत में आती है, व्यक्तिगत किसी ने पत्र लिख दिया प्रसार शिक्षा में, तो ये भी व्यक्तिगत में आता है, इंडिविजुअल लेटर, इंडिविजुअल मिलना। गुणवत्ता विधि कोई अभी तक देखी नहीं है, समूह विधि है बिल्कुल, ग्रुप डिस्कशन करना, समूह में मीटिंग्स करना, और भीड़ विधि के द्वारा भी बता सकते हैं, जैसे पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है, बड़ी सभाएं हैं, जनसभाएं हैं, या फिर इस तरह की प्रसार की विधि हम देखते हैं आमतौर पर। तो ये सारी काम में आती हैं, बाकी ये नहीं आती गुणवत्ता विधि। नेक्स्ट है, निम्न में से शोल्डर ब्लेड है। शोल्डर मतलब कंधा, और कंधे की ब्लेड, देखिए ये स्कैपुला हड्डी होती है, ये ब्लेड जैसी होती है, इसी को शोल्डर ब्लेड कहते हैं, स्कैपुला। अग्रपाद की प्रथम अस्थि है स्कैपुला, जो आगे की ओर नीचे की ओर झुकी रहती है, त्रिकोणाकार होती है, दो सतह होती है, एक सतह तो शरीर की तरफ होती है जिसको मीडियल सरफेस कहते हैं, एक लेटरल सरफेस कहते हैं। मीडियल सरफेस पर गड्ढा पाया जाता है जिसको सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं, और आउटर सरफेस जिसको हम लेटरल सरफेस कह रहे हैं, उसको एक कंटक होता है जिसको बोलते हैं स्कैपुलर स्पाइन, ये दो भागों में बांटता है। अब इन दोनों भागों का अनुपात भी फिक्स होता है, जैसे ऑक्स की बात करें तो ऑक्स में 1:3 होता है, या फिर डॉग की बात करें तो डॉग में ये अनुपात 1:1 होता है, हॉर्स की बात करें तो ये 1:2 होता है। तो ये इस स्पीसीज के हिसाब से ये ब्लेड, ये जो स्कैपुलर स्पाइन है, ये इधर से इधर खिसकती रहती है। बाकी हमने आपको बताया कि ये त्रिकोणाकार हड्डी होती है, ट्रायंगुलर, तो इसमें 3 कोण होते हैं, एंटीरियर एंगल, पोस्टीरियर एंगल और ग्लिनोइड एंगल। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, और ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, और इस ग्लिनोइड कैविटी से दूसरी हड्डी है ह्यूमरस, ये संधि करती है और ये बनाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि फ्रीली मूवेबल 360 वाला जॉइंट है, और इसको शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। तो एक्रोमियन प्रवर्ध हॉर्स में एब्सेंट होता है, यहाँ पर एक छोटा प्रवर्ध होता है जिसको कोरेकोइड प्रोसेस कहते हैं, कोरेकोइड प्रोसेस डॉग में एब्सेंट होता है। इस तरह से हम इन बोन्स को आउटर आउटर से एग्जाम के हिसाब से पढ़ना हमें चाहिए। जैसे ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस सेकंड नंबर की बोन है, जो कि पीछे की ओर नीचे की ओर झुकी रहती है, अग्रपाद की सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि भुजा का कंकाल बनाती है, इसे कहते हैं आर्म। तो ये कंधे का कंकाल बनाती है, ये तो बनाती है कंधा, और ये बनाती है भुजा। और हड्डियों की बात करें पटेला की हम, तो पटेला आपको पता है एक प्रकार की सीसमोइड बोन है, जो कि पुली का काम करती है, घर्षण को कम करती है, और पश्चपाद में जो स्टाइफल जॉइंट होता है इसमें स्थित होती है पटेला बोन। अगली है फीमर, शरीर की सबसे बड़ी सीसमोइड बोन है पटेला बोन, और घोड़े की जो पटेला होती है वो ऐसे होती है चतुष्कोणीय, बाकी बैल की समहाउ इस तरह से त्रिकोणीय सी होती है। फीमर की हम बात करें तो फीमर पश्चपाद की सबसे बड़ी अथवा शरीर की सबसे बड़ी और भारी हड्डी है, जो कि आगे की ओर नीचे की ओर झुकी रहती है। फीमर का जो हेड है वो ऑक्सकोक्से के एसिटाबुलम कैविटी के अंदर फिट होता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़े, निम्न में से मुर्गी का पेशी आमाशय है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, मस्कुलर स्टमक। तो सबसे पहले हम मुर्गी की बात करें तो मुर्गी में दांत अनुपस्थित होते हैं, चोंच पाई जाती है ये मुर्गी, और देखिए यहाँ से इसकी ग्रासनाल ये शुरू हो गई, ग्रासनाल शुरू होने के बाद ये हो गया क्रॉप, और क्रॉप के बाद ये इस तरह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है,
ये देखिए ये इंटेस्टाइन हो गई। ये एक एक को हम देख लें तो यहाँ पर ये जो है ये तो है क्रॉप, ये आपको पता है इसोफेगस है, और ये है बीक। मुर्गी में क्या क्या एब्सेंट होता है? मुर्गी में एक तो दांत अनुपस्थित होते हैं, ये गाल नहीं पाए जाते, और कोमल तालु नहीं पाए जाते। कोमल तालु यानी सॉफ्ट पैलेट नहीं पाया जाता, चीक नहीं पाए जाते, टीथ नहीं नहीं पाए जाते। तो मुर्गी में चबाना नहीं होता, यानी मेस्टिकेशन नहीं होता। चबाना नहीं होता तो चबाने की व्यवस्था कहाँ कर दी गई है? ये कर दी, ये गिजार्ड में। इसको बोलते हैं गिजार्ड या प्रेशनी। और ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस, ये वाला भाग गिजार्ड के साथ साथ इसको वेंट्रिकुलस भी कहते हैं, वेंट्रिकुलस। और ये मस्कुलर होता है। कैसा होता है ये? मस्कुलर। मस्कुलर होता है तो इसके अंदर पिसाई होती है। जैसे मुर्गी ने दाने चुगे तो ये दाने यहाँ थे, यहाँ थोड़े गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं, इसके बाद इनका डाइजेशन कुछ यहाँ हो जाता है। इसको ग्लैंडुलर स्टमक भी कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस को ग्लैंडुलर स्टमक भी कहते हैं। यहाँ पाचन होता है स्टार्च का, और उसके बाद में इस इनकी पिसाई के लिए यहाँ इन्हें भेज दिया जाता है। और इस प्रेषणी जो कि मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो प्रेषणी के अंदर इनकी पिसाई होती है। उसके बाद ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के बाद ये आपको पता है स्मॉल और लार्ज। और लार्ज में अ, जब खुलती है उससे पहले तीनों जो तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तीनों एक ही कॉमन मार्ग से खुलते हैं, जिसको बोलते हैं क्लोएका। और इस क्लोएका में बर्साओ फेब्रिसी टिश्यू पाया जाता है, जो कि बी लिम्फोसाइट्स बनाता है। और इसके बाद ये वेंट्रिजन, वेंट्रिजन। तो ये क्वेश्चन क्या है? पेशिया आमाशय कौन सा है? मस्कुलर स्टमक। तो ये मस्कुलर स्टमक है, जिसको हम वेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, और इसी को हम गिजार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। निम्न में से थर्ड आई किस अंतःस्रावी ग्रंथि को कहा जाता है? थर्ड आई का मतलब होता है तीसरी आंख, और तीसरी आंख होती है ब्रेन में पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को कहते हैं ये। इस पीनियल ग्रंथि के बारे में अगर हम देखें तो ये योग विज्ञान में ये बताते हैं कि पीनियल ग्रंथि अमृत स्रावित करती है, और इस शरीर को स्पिरिचुअल हेल्थ प्रोवाइड करती है। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक शक्ति देने का केंद्र है, इसको तीसरी आंख भी कहते हैं। और ये पीनियल ग्रंथि क्या है? मिलेटोनिन स्रावित करती है, साइंस की भाषा में मिलेटोनिन स्रावित करती है। पशुओं में ये एस्ट्रस साइकिल को, एस्ट्रस बिहेवियर को नियंत्रित करता है, ये मिलेटोनिन है। जब आंखों में सूर्य का प्रकाश जाता है तो सूर्य के प्रकाश से ये मिलेटोनिन थोड़ा कम हो जाता है, और ये रात में ये ज्यादा प्रभावी होता है। रात के समय जब आंखों से प्रकाश कम जाता है, या फिर हम सोते हैं या जानवर सोता है, तो इस तरह से पीनियल ग्रंथि सर्केडियन रिदम बनाती है, बॉडी की एक तरह से जैव घड़ी को बनाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस solution of some questions of veterinary science.